अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 17 हॉलीडे रेजनिक क्रेन वॉल्यूम 1 और ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 393 पे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 says that a 3.94 kilogram block extends a spring 15.7 centimeter from its unstretched position. The block is removed and a 0.520 kilogram object is hung from the same spring. Find the period of its oscillation. ये कहता है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच किया गया है 3.94 किलोग्राम, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और जब ये मास इसके साथ अटैच किया जाता है तो ये अनस्ट्रेच पोजीशन, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इस स्प्रिंग की अनस्ट्रेच पोजीशन है। इस अनस्ट्रेच पोजीशन से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो जाती है x, विच इज इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर। ये कहता है कि अगर इस ब्लॉक की जगह हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखें जिसकी मास 0.520 किलोग्राम हो, तो फिर इस सिचुएशन में इसकी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करें, यानी कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करें। जब हम इस ब्लॉक की जगह ये मास अटैच करें तो फिर इस सिचुएशन में इसकी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। तो गिवन डेटा सबसे पहले मैं लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ ब्लॉक, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ m1 से, विच इज इक्वल टू 3.94 किलोग्राम। और डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है x इज इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको डिवाइड करना है बाई 100। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाई 100, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.157 मीटर। और दूसरा हमें दिया गया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 इज इक्वल टू 0.520 किलोग्राम। गिवन डेटा है। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के चाहिए। पहले सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो दोस्तों, इस पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है और दूसरा वेट ऑफ द सब्जेक्ट है। तो दोनों मिकदार में इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इट इज इक्वल टू F और ये इक्वल है mg के। तो इसी क्वेश्चन से मैं F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो F इज इक्वल टू m हमें दिया गया है 3.94 और g की वैल्यू हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38.612 न्यूटन। अब हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन F इज इक्वल टू KX। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू F और X। F का हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 38.612 न्यूटन और X हमें दिया गया है इक्वल है 0.157 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 246 न्यूटन पर मीटर। अब हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम पीरियड के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m और k। इस इक्वेशन में हम
वैल्यूज पुट करते हैं तो वी विल गेट 2 पाई की वैल्यू 3.14 है अंडर रूट। जब हम मास अटैच करते हैं m2 तो उस वक्त हमने ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m2 और m2 की वैल्यू हमारे पास है 0.520 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वो है 246। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.28 अंडर रूट 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3। अब मैं इसको लिखता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू 6.28 और अंडर रूट के अंदर जो कुछ है अगर उसका हम अंडर रूट ले लें तो वी विल गेट 0.0459। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.289 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज 17.2 को। Exercise 17.2 says that an oscillator consists of a block of mass 512 gram connected to a spring when set into oscillation with amplitude 34.7 centimeter. It is observed to repeat its motion every 0.484 seconds. Find the time period, frequency, angular frequency, force constant, maximum speed, maximum force exerted on the block. ये कहता है कि एक ब्लॉक है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी मास है 512 ग्राम। इसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है और जब इसको अटैच किया जाता है तो इसका एम्पलीट्यूड बन जाता है 34.7 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या है? अगर मैं कहूँ कि ये इसका मेन पोजीशन है तो इस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दूसरे हमें कह रहा है कि ये अपना मोशन 0.484 सेकंड के बाद रिपीट करता है। तो हमने इन तमाम पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। जो डेटा हमें दिया गया है उसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। उसमें है मास m इज इक्वल टू 512 ग्राम। इस ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 512 will be divided by 1000 तो it will become kilogram। तो it is equal to 0.512 किलोग्राम। दूसरा हमें दिया गया है एम्पलीट्यूड जिसको मैं XM से रिप्रेजेंट करता हूँ यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 34.7 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर। तो हम इसको डिवाइड करते हैं बाय 100 तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100 तो इट विल बिकम इक्वल टू 0.347 मीटर। और हमें कहा गया है कि ये मोशन रिपीट कर रहा है 0.484 सेकेंड्स के बाद। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है ए वो टाइम पीरियड हमसे रिक्वायर्ड है। तो टाइम पीरियड वो हमें दे चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 0.484 सेकेंड। दूसरा हमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें यानी बी जो है इसमें हमसे रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें पता है तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.484। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.07 हर्ट्ज। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तीसरा हमें मांग गया है सी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है वो है 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन है फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू 2
पाई इंटू 1/t। 1/t फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 2 इंटू 3.14 और फ्रिक्वेंसी अभी हमने फाइंड आउट किया है 2.07 हर्ट्ज है। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ डी में हमसे मांगा गया है फोर्स कांस्टेंट, यानी कि के को हमने फाइंड आउट करना है। तो के को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एम। दोस्तों हमें पता है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये के बाई एम के बराबर है, तो इस इक्वेशन से मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो है 13 रेडियन पर सेकेंड। इसका स्क्वायर हो जाएगा और एम हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 0.512 किलोग्राम। तो दिस इज इक्वल टू 169 इंटू 0.512। तो इससे हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 86.52 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद हमसे जो रिक्वायर्ड है ई में, वो है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कि एक्स एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से हम v को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, दिस विल बिकम इक्वल टू वेलोसिटी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा काज ओमेगा टी। तो वी विल गेट ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी एक्स एम काज ओमेगा टी। यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ कि काज ओमेगा टी जो है ये 1 के बराबर है, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एम। तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं वी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 13 रेडियन पर सेकेंड, और एम्पलीट्यूड भी हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 0.347 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 4.51 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। इसके बाद जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ब्लॉक, यानी F को हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ का कि F m यानी मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये माइनस साइन जो है ये शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें यहाँ पे इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 13 रेडियन पर सेकेंड, और x की वैल्यू हमारे पास है 0.347
7। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58.64 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स विल बी इक्वल टू 0.512 एम की वैल्यू है और ए हमने फाइंड आउट की है 58.64। तो यहाँ से हमारे पास एफ एम जो है दिस विल बी इक्वल टू 30.02 न्यूटन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज 17.3 को। Exercise number 3 says that a loudspeaker produces a musical sound by the oscillation of diaphragm if the amplitude of oscillation is limited to 1.20 newtons to power minus 3 millimeter. What frequencies will result in the acceleration of the diaphragm exceeding gravitational acceleration? ये कहता है कि एक लाउड स्पीकर है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका डायफ्राम है, ये ऑसिलेट करता है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिलीमीटर है। तो ये हमें कहता है कि ये डायफ्राम जो है ये किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे जिससे इसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाए। तो हमने वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा, जो हमें डेटा दिया गया है उसको मैं लिखता हूँ। तो उसमें हमें दिया गया है एम्पलीट्यूड एक्स एम विच इज़ इक्वल टू 1.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिलीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करते हैं बाई 1000। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। और हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैं माइनस को दोबारा इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है एक्सेलरेशन का और एक्स का, विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल है 2 पाई एफ के। तो मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 2 पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। या मैं लिख सकता हूँ इस एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एक्स। अब चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी जो है एफ स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि अंडर रूट लेता हूँ दोनों साइड्स का, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो दिस विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो नीचे आ जाएगा 4 3.14 उसका स्क्वायर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास इक्वल है 1.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ये अंडर रूट के अंदर है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9.8। नीचे जो है इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 207 इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब
जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 455 हर्ट्ज। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 3। थैंक यू।